आई एम द फर्स्ट यंगेस्ट ग्रेजुएट ऑफ एमपी, क्योंकि यूएनएचसीआर में डायरेक्ट बिना आईसीएस क्रैक किए आपको लेकर जाना, शशि थरूर के बाद आई वाज ओनली वन हु गॉट दिस अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड। कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को रिप्रेजेंट किया हो और गोल्ड मेडल लिया हो। आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द ईयर 2021 भारत में तीसरे स्थान पर नाम आया था। हम दुनिया में जब कुछ कर रहे होते हैं तो हम ये सोचकर नहीं कर रहे होते हैं कि ये हमने किया है, लोग इसे देखेंगे और हम इसे बताएंगे या ये कुछ बहुत बड़ा सा चेंज लाएगा। हम बस करते जाते हैं, हमारा रास्ता हमसे वो सब करवाता जाता है और हमारी कहानी बनती जाती है। तो एक इंसान हर किरदार जो निभा रहा है उसको नहीं पता कि वो कहाँ है। मेरी कहानी भी ऐसी है। ये जितने टैग्स, जितने अवार्ड, जितने रिवॉर्ड, जितना रिकॉग्नाइजेशन मुझे आज मिल रहा है, मुझे नहीं पता था कि ये मुझे मिलेगा। और ना ये सब मिले इसलिए मैंने कभी कुछ किया। द ब्रांड एम्बेसडर, द बालश्री अवॉर्डी, द स्टूडेंट लीडर, ये सारे जो टैग्स हैं, मेरी बचपन से कोशिश थी कि ये टैग्स मेरे ऊपर कभी नहीं लगने चाहिए। आज तक मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं हर टैग से, हर एक खांचे से, हर एक फ्रेम से कि ये ऐसी हैं या ये करती हैं से बच सकूँ। मैं बात कर रही थी कि हम सब कहानियों के किरदार होते हैं, लेकिन जब तक हमें ये समझ में आता है तब तक कहानी के आधे से ज़्यादा चैप्टर लिखे जा चुके होते हैं। सो आई वॉज बॉर्न इन अ न्यूक्लियर फैमिली बहुत बड़ी थी, सब बाहर रहते हैं, ओकेजनली मिलते हैं लेकिन मिलते हैं। तो घर में मम्मा एंड पापा सिविल इंजीनियर थे तो ही वॉज ऑलवेज ऑन द साइड। तो घर में मैं हूँ और माँ है। माँ लेक्चरर है और उनका भी एनजीओ चलता है, तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत सारी बिजी। अब बची मैं। तो न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ एक न्यूक्लियर आपके सामने है। एक आंगन है, कुआं है, आम का पेड़ है, भगवान का मंदिर है, भूल भुलैया वाली हवेली, माई मैटरनल होम, जहाँ पर मेरी पूरी ग्रूमिंग हुई विथ माई नानी माँ। इन सारी चीज़ों ने मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ ऐड की जो यूजुअली हम नहीं देख पाते आज की जनरेशन में, क्योंकि हम टेक्नो किड्स हैं। अगर मैं ये एक सेंटेंस बोलूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, आप इसे कल्पना समझ सकते हैं कि मेरा नरिशमेंट नेचर ने किया। और वो ऐसे हुआ कि व्हेन आई वाज जस्ट 3 ईयर ओल्ड, मैं और पापा सन सिटी एक जगह हुआ करती थी ग्वालियर में, वहाँ पर घूमने गए थे। मदर्स डे था कोइंसिडेंटली उस दिन, और ऐसे हम जहाँ से क्रॉस कर रहे थे वहाँ स्टेज पर फंक्शन चल रहा था और पापा ने जस्ट ऐसे ही पूछा तुम्हें भी बोलना है, तो पापा ने कह दिया हाँ बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे कोई आइडिया नहीं है, कोई क्लू नहीं है। वहाँ जो कॉम्पिटिशन चल रहा है वो भी सिर्फ 2 ग्रुप्स में है, एक 8th to 12 और दूसरा कॉलेज वालों का। पापा नाम लिखवाया है, अब बोलना क्या है नहीं पता था, 3 साल के बच्चे को क्या ही पता होगा। मम्मी ने बस 3 सेंटेंस रटवाए, स्टेज पर गए तो उन्होंने देखा कि जिस आद्या दीक्षित का नाम हम बुला रहे हैं वो इतनी है और वो माइक तक भी नहीं आ सकती है। तो जो एंकर थे उन्होंने ऐसे मेरे को माइक के सामने ले जाकर लटका दिया और वो लटके सिर्फ 3 सेंटेंस जो माँ ने रटवाए थे वो अपन ने बोले। माँ पर्वत सी ऊंची है किंतु पर्वत सी कठोर नहीं, माँ वायु सी कोमल है किंतु वायु सी अदृश्य नहीं, माँ सागर सी गहरी है किंतु सागर सी खारी नहीं। और फिर बाद में जब प्राइज़ अनाउंस हुआ तो मुझे 2nd प्राइज़ मिला। तो वो पहली स्टेज परफॉर्मेंस से लेकर टिल आई वाज इन 5th क्लास, तब तक ये जितने प्राइज़, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स मिलते रहे वो सारे ये भाषण, बाल सभाएं हुआ करती थी स्कूल्स में हर सैटरडे को। चाम ये होता था कि जब मैं बोलूँगी तो लोग तालियां बजाएंगे। और ये जो आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन है वो घर से आती थी, और वो घर से ऐसे आती थी कि मम्मी को जाना है स्कूल या उनके जो टास्क है वो उन्हें कंप्लीट करने हैं और आप बीच बीच में जाके उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। तो मम्मी ने आपको डांट दिया, उन्होंने आपको समझा दिया और आप बैठ गए। अब आप बैठ तो गए, मम्मी ने आपको कुछ बोला है, अब आपको जो कंप्लेन करनी है वो मम्मी की करनी है और आप करोगे किससे? तो वो जो कंप्लेन बॉक्स था वो कंप्लेन बॉक्स आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन में कन्वर्ट होता गया। उसी से कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि मेरे लेखन की शुरुआत हुई। व्हेन आई वाज इन 5th क्लास तब तक मेरी 8 या 9 कविताएं और 2 कहानियाँ लिखी जा चुकी थी। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट कंप्लेनिंग ऑफ मम्मा कि वो आज मुझे डांट कर गई, उनने ऐसा कहा, उनने वैसा कहा, उसकी छोटी छोटी सी राइमिंग बनाते गए अपन। ये जो घर में आपने देखा, जो आपने ऑब्जर्व किया, उसको लिखने और उसको एक शेप्ड फॉर्म देने की आदत आपके अंदर आई। दूसरी चीज़ जो आई मेरे अंदर नेचुरली वो ये थी कि कुछ भी अगर हो रहा है तो वो क्यों, मुझसे अगर कुछ करने को कहा जा रहा है तो उसका रीज़न क्या है। आई वॉन्ट टू नो। ये जो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ वाले प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं,
इनके साथ मेरा बहुत ताल्लुक कह सकते हैं रहा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आई एम द फर्स्ट यंगेस्ट ग्रेजुएट ऑफ एमपी एंड द फिफ्थ वन इन ऑल ओवर इंडिया। यानी आई वॉज जस्ट 17 एंड फ्यू मंथ्स, यू कैन से 17 एंड हाफ, जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं 12th जब की थी तो आई वॉज जस्ट 14। तो ये जो यंगेस्ट ग्रेजुएट, यंगेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट वाला हुआ सब, उसके पीछे भी यही रीज़न था कि क्योंकि आई वॉज वेरी क्यूरियस, आई वॉज वेरी एंथुजियास्ट टू नो द थिंग्स। तो बचपन से वो क्वेश्चंस हम करते रहे। अब उन क्वेश्चन से ऐसे परेशान हो गए थे घर वाले कि इसको स्कूल में डाल दो। उनने बिल्कुल वेट नहीं किया मेरे 3 साल के होने तक का, उन्हें कतई इंतज़ार नहीं किया कि इसको LKG UKG से करें। सो आई वॉज डायरेक्टली एंटर्ड इन फर्स्ट। फिर मैंने बहुत सारी जंप लगाई, क्योंकि आप के घर में टीचर जब होता है तो एक बेनिफिट ये है कि आपको गेम्स में भी वो ABCD ही सिखाएंगे बचपन से। तो जो बच्चे LKG UKG मॉन्टेसरी में सीखते हैं वो सब हम सीख कर आए थे, तो डायरेक्टली फर्स्ट में आ गए। ये जल्दी पढ़ने के 2 फ़ायदे हुए। एक तो आपको ये अच्छे से रिवॉर्ड्स और टैक्स मिल गई, यू आर द यंगेस्ट ग्रेजुएट, आपने बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी समझ ली। अब जो डीमेरिट था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। टिल आप सब कुछ अचीव कर चुके हो, लोग आपको यही बोलते थे, बेटा कौन से क्लास में पढ़ते हो। और जब आप क्लास में भी होते थे तो आप मॉनिटर हो, आप लीडर हो, आप स्टेक होल्डर हो, आप लोगों को डांट रहे हो, कमांड कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। पर इन जनरल जब आप होते हो, अरे वो छोटी है, और इस छोटी है का अंदर अंदर ऐसे चलता रहता था कि सब तो मेरे को समझ में आता है, इनको सब मैं बता रही होती हूँ, इन्हें पढ़ा भी मैं रही हूँ, इन्हें समझा भी मैं रही हूँ, फिर भी हमेशा ये है कि मैं छोटी हूँ। बाय द गॉड ग्रेस स्कूल टाइम में ऐसा कभी कहीं कोई इवेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे नहीं रहा जिसमें मैंने विजय के साथ झंडा ना गाड़ा हो। और 10th क्लास तक आते आते ये हो गया था कि आप किसी भी कंपटीशन में जा रहे हो तो वहाँ पर जो ऑनरेबल गेस्ट हैं, जो जजेस हैं और जो कॉम्पिटिटर्स हैं, सब में एक कॉमन सी चर्चा काना फूसी जैसे होने लगती थी, अरे अब तो आगे आ गई, अब क्या ही मतलब है इस कंपटीशन का। तो फिर 10th क्लास में जब ये सब बहुत सारा सुनने लगे ना, क्योंकि बचपन से आप सारे स्कूल, सारे डिस्ट्रिक्ट, सारे स्टेट्स में जा रहे हो, तो हर जगह के कुछ सिलेक्टेड बच्चे होते हैं जो सब जगह पार्टिसिपेट करते हैं और उन सबको पता है कि अभी आ गई तो ये जीतेगी। जब वो ऐसे कहने लगे ना, तो अंदर से जीत की जो ललक है वो कहीं ना कहीं कम हुई, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी में एक चीज़ बहुत अच्छे से बैठी होती है या बिठा दी जाती है कि सक्सेस इज़ व्हाट, जो आप लड़कर, जो आप छीन कर, जो आप अपनी पावर से लेते हो। और अब जब आपको ये दिख रहा है कि दिस इज़ इजी गोइंग टास्क ना, इनको तो मैंने पहले भी हराया है, तो ये तो पहले से भी हार मान कर बैठे हैं, तो आप कर सकते हो। फिर इस चीज़ को ड्राइव मिला तब जब आई वॉन माई फर्स्ट नेशनल, और उसके बाद एक्सेप्शनली जो इंटरनेशनल लोकरंग फेस्टिवल होता है इंडिया का, उसमें सिर्फ फोक जाता है, उसमें सिर्फ कल्चरल एक्टिविटीज़ जाती हैं, डांस जाता है, म्यूज़िक जाता है। जब मेरा वो नेशनल हुआ था काव्य पाठ में, आई वॉज द ओनली वन जिसकी स्पेशल परफॉर्मेंस करवाई गई। द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ एमपी गवर्नमेंट, द गवर्नर अवार्ड, वो मुझे दिया गया। तो अवार्ड के समय जो परफॉर्मेंस हुई, उसके बाद जब चर्चा हो रही थी, CM सर थे, गवर्नर सर थे, शिक्षा मंत्री थे, तो दे सेड कि सिर्फ कल्चर क्यों जाएगा, हमारा तो लिटरेचर भी बहुत समृद्ध है, इस बच्ची का परफॉर्मेंस कराना चाहिए। अच्छा, वो बच्ची वाली चीज़ हमेशा आपके संग चल रही है, आप बहुत छोटे से लगते हो, बहुत सबको ऐसा लगता ही नहीं है कि आप 11th-12th में हो गए। तो इंडिया को किसी इतने छोटे से बच्चे ने पहली बार इंटरनेशनल मंच पर परफॉर्म किया था, वो भी उस फील्ड में जो फील्ड न तब तक और ना उसके बाद अब तक कभी रिप्रेजेंट की गई थी। और इंटरेस्टिंगली ये जो बालश्री अवार्ड है, उसकी भी शुरुआत कहीं ना कहीं उस एक कमरे में बैठे हुए डिस्कशन से हुई थी। जब ये सारी बात चल रही थी तो गवर्नर सर का कहना था, ऐसे मजाक में जैसे बच्चों से बात करते हैं, कि बेटा तुम्हें तो पद्मश्री बालश्री मिलना चाहिए। अपन को आइडिया ही नहीं कि क्या होता है बालश्री। अपन ने ऐसे ही मजाक में बोला कि हाँ पद्मश्री तो सुना है, बालश्री नहीं पता। ऐसे ही चला कि बच्चों के लिए बालश्री होता है। अब ये दिमाग में बैठ गया कि ये तो चाहिए, कैसे चाहिए, कैसे मिलेगा, क्या करना होता है, नो आइडिया। बालश्री का फिर पता किया, खोजा, उसके लिए अप्लाई किया, उसका बहुत टफ से ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि क्रिएटिव कंपटीशन होता है वो हुआ, और उसमें पहली बार हम जिसे कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत की विविधता, भारत की बहुसांस्कृतिकता, उसका साक्षात दर्शन मुझे हुआ। हम लोग जहाँ नेशनल्स में थे राष्ट्रीय बाल भवन में,
साउथ के भी हैं, नॉर्थ के भी हैं, ईस्ट के भी हैं, वेस्ट के भी हैं, और आपके टास्क यही है कि आपको सबके साथ, सबकी लैंग्वेज में, सबके कल्चर के साथ कोऑर्डिनेट करना है, अपने अपने टास्क को अचीव करना है। दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज कि जो विवेकानंद की स्टोरी हम पढ़ते हैं कि उन्होंने भारत माता की एक पूरी छवि बनाई, उसके आंगिक सिद्धांत की व्याख्या की, तो वो कैसे हुआ होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो अचीवमेंट सोसाइटी को दिखते गए, और उन अचीवमेंट्स ने मेरे अंदर पोटेंशियल ऐड ऑन करना शुरू किया चीज़ों को देखने का। तो जब लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे होते थे, उस समय मुझे ये लग रहा होता था कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, ये जो मुझे मिला इसके बाद अब मुझे क्या करना है, या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे ऊपर है, तो मैं सोसाइटी को क्या दे सकती हूँ। लगातार स्टेट लेवल की बाल रंगी 3 साल की हैट्रिक हुई, लोकरंग हुआ, बालश्री हुआ, स्कूल लाइफ ख़त्म हो गई। सबसे छोटे थे, लेकिन कॉलेज में भी और स्कूल में भी हमेशा आप उस रोल में रहते थे कि अच्छा ये 2 चोटी कर नहीं आई है तो इनको सजा में खड़ा करके इनसे घास उखड़वानी है, टीचर के कोई काम है तो वो करने हैं। जब मैं 10th क्लास में थी और मेरी माँ का ट्रांसफ़र उस सेम स्कूल में हो गया। अब आपके सारे किए धरे पर मुझे लगता है बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे कि टीचर का बच्चा, आप कुछ भी अचीव करो, क्रेडिट गोज़ टू मैम की बेटी है ना। तो ये एक चीज़ थी जो लास्ट 3 साल तक बड़ी सफ़र करी। और मज़े की बात ये होती है कि फिर आप घर पे भी हमेशा स्टूडेंट रहते हो, आपको अलाउ ही नहीं होता कि आप अपनी माँ को माँ बोल सको। जैसे जैसे स्कूल ख़त्म हुआ, अपन कॉलेज में आए। जब अपन छोटे थे तो एक चीज़ थी जो फैमिली वालों ने ऐड कर दी थी, वो ये कि सिर्फ एक डायमेंशन जो मैंने चुना था वही मेरे पास नहीं था। जैसे ये लिटरेचर की फील्ड है या एकेडमिक्स की फील्ड है, या ये जो आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन, डिबेटिंग, राइटिंग वाली फील्ड है, ये मैंने चुनी थी। उन्होंने मुझे दिखाया सब था। माँ ने भरपूर कोशिश की थी एक सर्वगुण संपन्न संतान को बनाने की। उन्होंने डांसिंग क्लास, सिंगिंग क्लास, पेंटिंग क्लास सब में डाला था, तो थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर सबका था। सो आई वॉज वेरी श्योर कि मैं इंडिया के किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं भी एडमिशन लूँगी तो वहाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व खुद को कर पाऊँगी। इंटरेस्टिंगली ये होता था कि सोसाइटी वाले जैसे सबके कहते हैं कि बच्चे को पढ़ाई में तो बहुत अच्छा होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ों तो ठीक है, आपको अप्रिसिएशन मिलता रहता है, बट प्रोमिनेंटली ये होता है कि आप पढ़ कैसे रहो। तो ये सिंसियरनेस 10th के आसपास ही आई थी। उससे पहले तक मैं टॉप 10 में आकर खुश थी, मगर मेरे को दिख रहा था कि आसपास वाले खुश नहीं है, तो इनको खुश कैसे करना चाहिए कि ठीक है थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, अभी बिना पढ़े आप टॉप 10 में आ जाते हो, थोड़ा सा पढ़ लो। सो आई वॉज द 12th टॉपर इन द स्ट्रीम ऑफ ह्यूमैनिटीज़। जितने मार्क्स मेरे थे एमपी में ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड में, दैट वाज अ रिकॉर्ड इन 2013। इसलिए आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट इंडिया में कहीं भी एडमिशन हो जाएगा, बट माई मॉम वाज नॉट कॉन्फिडेंट। शी वाज कॉन्फिडेंट कि तुम्हें यहीं पर रहकर पढ़ाई करनी है। अब यहीं पर रहकर पढ़ाई करनी है, चलो एग्री करते हैं। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि जिस कॉलेज से मैंने पढ़ा है या जिसकी कहानियाँ सुनकर मैं बड़ी हुई हूँ, आई वॉज वेरी श्योर उसमें मुझे नहीं जाना, मैं वही कहानियाँ रिपीट नहीं करना चाहती। मगर अगेन द थिंग कम्स कि मेरे कुछ सिलेक्शंस थे, मेरी कुछ चॉइस थी, मेरे कुछ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स मैंने बना रखे थे कि यही पढ़ना है। अब उन सब्जेक्ट्स को लेकर अपन सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में घूमे कि एडमिशन मिल जाए और ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिले, मगर ऐसे एडमिशन्स रूल होते हैं कि आपको उनमें से कुछ सब्जेक्ट ही चूज़ करने पड़ेंगे, वो सारे एक साथ नहीं मिलेंगे। तो अब ये लग रहा था कि कहीं ड्रॉप ना लेना पड़ जाए, क्या करें क्या नहीं करें। समहाउ उसी कॉलेज में जिसमें नहीं जाना था वहाँ जाना पड़ा, वहीं पर अपना एडमिशन हुआ। आपने एक्सप्लोर करना शुरू किया, क्योंकि मैं उस तरह से पढ़ाई कर ही नहीं पाती कि आप एक ही सब्जेक्ट के पीछे बहुत समय तक डले हो। तो संस्कृत की स्टडीज़, साइमल्टेनियसली पॉलिटिकल साइंस की स्टडीज़, टूरिज्म की स्टडीज़, ऐसे बहुत अलग अलग फील्ड जिनका आपस में कहीं से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं है, ये सब कुछ एक साथ चलाते रहे। कॉलेज में आने के बाद क्योंकि आप पढ़ाई में ऑलरेडी अपने आप को साबित कर चुके थे, तो वो कोई प्रेशर नहीं था, बर्डन भी नहीं था। प्रोफेसर्स आपके मार्क्स और आपकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो देखकर खुश। दूसरी बात ये थी कि अपन खुश नहीं, अपन को कुछ चाहिए था जीवन में जो अभी तक नहीं मिल रहा था। फिर यूथ फेस्टिवल करके एक इवेंट होता है, हर साल होता है और पूरे देश में होता है। उसमें पहले कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में, फिर आपके ज़िले में, फिर संभाग में, फिर राज्य पे, फिर नेशनल लेवल पे ऐसे स्टेप्स होते हैं, वहाँ सिलेक्शन होते हैं। तो उन यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेशन करना शुरू किया। जब पहली बार यूनिवर्सिटी गई थी तब ज़रूर ऐसा लगा था कि मैं ये कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। लाइफ में पहली बार जो सेल्फ डाउट की सिचुएशन है वो तब फेस की, और उसका भी रीज़न बस यही था कि आप स्कूल से निकले 14 साल के इंसान हो
और वहाँ पर जो आपके साथ कॉम्पिटिट करने बैठे हैं वो भी डिबेट जैसी फील्ड में, एक तो लड़कियाँ नहीं जाती हैं, अब जाती हैं, उस समय नहीं जाया करती थी, तो वो जो है वो सारे मास्टर्स वाले और बड़े बड़े से भैया दीदियाँ लोग हैं। तो तब एक सेल्फ डाउट हुआ और अपन ने उन सबको हराया। पहली बार में ही जिवाजी यूनिवर्सिटी से नेशनल डिबेट की फील्ड में, एलोक्यूजन की फील्ड में एक साथ अगर कोई लाने वाला था तो बाय द गॉड ग्रेस वो अपन थे। और वो जो एक सफ़र शुरू हुआ, वो सफ़र तब तक चलता रहा अनवरत जब तक कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ एग्जिस्ट की। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ पर ये डिफरेंट फेस्ट ऑर्गेनाइज होते थे, सेंट्रल जोन में आता था अपना मध्य प्रदेश, सेंट्रल जोन से लेकर नेशनल और फिर इंटरनेशनल जो सॉफेस्ट होता है साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज़ फेस्ट, जहाँ पूरे साउथ एशियन नेशंस की यूनिवर्सिटीज़ आती हैं और रिप्रेजेंट करती हैं, उनमें प्लस इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल जो खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय की ओर से होता है, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करके भारत के लिए साहित्य के क्षेत्र में गोल्ड मेडल लाना। और हम सब, ये कहीं ना कहीं मेरी एक शिकायत है समाज से भी और देश से भी कि हम जिस स्पोर्ट्स स्पिरिट को सिर्फ स्पोर्ट्स तक सीमित रखते हैं वो वहाँ तक नहीं होती। देश को और भी लोग हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, और भी लोग हैं जो उन मंचों पर खड़े होते हैं जहाँ पर आपके कारण आपके देश के राष्ट्रगान, आपके देश के राष्ट्रध्वज को उठाया जाता है। तो वो फील हम लोग के अंदर भी आती है जिसे लोग शायद नहीं समझ पाते या नहीं समझना चाहते, जो भी हो। तो मुझसे पहले तक 15 साल पहले तक कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को रिप्रेजेंट किया हो और गोल्ड मेडल लिया हो। तो सॉफेस्ट और इंटरनेशनल फेस्ट दोनों में जब वो राष्ट्रगान मेरे कारण बज रहा था, जो कहानियों में पढ़ते हैं ना, उस चीज़ को मैं उस समय जी रही थी कि कैसे आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कैसे आपके अंदर का वो पैट्रियोटिज्म जिसे हम कहेंगे वो निकल कर आता है। मुझे नहीं लगता कि हमें उसके लिए नारे लगाने की ज़रूरत होती है। पहले ऐसे होता था कि आप सेंट्रल में जीत गए तो आप बहुत खुश हो जाते थे, फिर आप नेशनल्स में जीत गए तो आप डबल खुश हो जाते थे कि पूरे भारत में मैं फर्स्ट आई हूँ। बट वो इंटरनेशनल वाली फील्ड थी जिसने अंदर ये एक ड्राइव बिठा दी थी कि भारत को या मेरे उस परंपरा को जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ उसको अगर मुझे पूरे वर्ल्ड के सामने स्थापित करना है, लोगों को समझाना है, बताना है, तो मुझे किसी और को नहीं देखना, वो मैं हूँ जो ये कर सकती हूँ और मुझे ये करना है। उसके बाद आपकी स्टडीज़, आपका फोकस और आपका पूरा शिफ्ट इंटरनेशनल रिलेशंस की ओर टर्न आउट हो जाता है, क्योंकि अब आपको ग्लोबली चीज़ें दिखने लगती हैं, आप वर्ल्ड अफेयर्स में बहुत ज़्यादा रुचि लेने लगते हो। सोसाइटी इन्हें रिकॉग्नाइज कर रही थी और वो रिकॉग्नाइजेशन में जो एक बड़ा इवेंट कहना चाहिए, जिसके कारण एक टैग मिला, जिसके कारण आप समाज में कुछ कर सकते थे, जिसके कारण लोग आपको अप्रोच कर सकते थे, जिसके कारण अगर आप कहीं किसी को बोलते हो कि ये काम करो तो इंसान आपको प्राथमिकता देके सुनता है, वो था अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। ब्रांड एम्बेसडर होना ये एक अपने आप में सुनने में बड़ा अच्छा सा लगता है। ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, बीइंग अ ब्रांड एम्बेसडर ये उतना ही चैलेंजिंग हो जाता है। आपके सामने रोज़ ऐसे केस, रोज़ ऐसी चीज़ें, रोज़ ऐसे लोग आते हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि सोसाइटी में ये हो रहा है, क्योंकि आपको घर में कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखना पड़ा, आपको आपके पेरेंट्स ने ऐसी नरिशमेंट नहीं दी कि कुछ अलग है, मगर सोसाइटी में अलग है। अगर आप ये चीज़ें शुरू से देखकर आते हो तो आपको आदत है उसे फेस करने की, मगर जब आप एक बहुत पैम्पर्ड बैकग्राउंड से आते हो और आपको एकदम से कहना चाहिए युद्ध भूमि में उतार दिया जाए, वो आप खुद तो फेस कर ही रहे हो, लोग आपके पास आ रहे हैं कि ऐसा हो रहा है और अब हम क्या करें, यू आर द वन हु कैन सॉल्व दिस टू मी, और आपको उस समय वहाँ पर बी स्ट्रॉन्ग होकर उनके सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि क्यों, कैसे, क्या होता है, मगर स्कूल टाइम में भी जो मेरे साथ के बच्चे होते थे, मुझसे सब बड़ी थी, और 3 केस वहाँ मेरे सामने ऐसे आए थे मतलब जिनके साथ उनके पेरेंट्स फोर्स मैरिज करवा रहे थे। दे वर अंडर 18, एक थी जो 18+ थी। अच्छा, भले ही आप छोटे थे पर लोग आपके पास ही आते थे सॉल्यूशंस के लिए। तो वो जो 3 केस वहाँ पर सॉल्व किए फोर्सफुली, पुलिस का हेल्प लेकर या जैसे भी किया, वो जो किया, उसके बाद ये एक्सपीरियंस और ये कॉन्फिडेंस अंदर था कि हाँ मैं कर तो सकती हूँ। वो पुराना एक्सपीरियंस भी काम आया, ये एक टैग भी काम आया, सोसाइटी ने भी हेल्प की, और एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग हमेशा रहता था। और बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो पब्लिकली आप नहीं कह सकते हो, मगर वो बहुत भयानक थी, और उसमें से किसी को बचाकर लेकर आना अपने आप में एक संतोष देता था।
तो ये एक चीज़ बहुत क्लियर हुई कि द जॉय ऑफ गिविंग इज़ अ ड्राइव जो मुझे चाहिए थी, वो अवार्ड से नहीं मिल रही थी, लेकिन अवार्ड्स और इन टैग से वो स्थापना मिल रही थी कि आप किसी को कुछ दे सकते हो। दो चीज़ें पैरेलली चल रही थी। तो अब ये जो सारे काम करते रहे तो धीरे धीरे सोसाइटी में एक नरेटिव सा बनने लगा कि मैं नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती हूँ। एंड एज ए सेड अर्लियर कि हमेशा से ये कोशिश थी कि कोई टैग नहीं लगना चाहिए। तो अपन ने धीरे धीरे मीडिया से दूरी बनाना शुरू किया। इट साउंड्स बिट स्ट्रेंज, पर आज के समय में भी मैं सोशल मीडिया आपको यूज़ करती नहीं मिलूँगी, मैं फ़ोन नहीं रखती हूँ अपने पास। तो उसके बाद शिफ्ट हुआ चाइल्ड लेबर पर। चाइल्ड लेबर में जो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ मुझे मिली पूरे भारत की शिक्षा के कानून में, जिसे हम अधिकार की बात करते हैं, वो ये था कि माइग्रेंट लेबर की तो बात करते हो पर उनके बच्चों के एजुकेशन की कहीं कोई रीझ बूझ नहीं है, क्योंकि एजुकेशन के लिए चाहिए कि आप कहीं एक जगह रुक कर रहो, आपका मूल निवासी हो, तब एडमिशन होगा। इन सारी चीज़ों पर काम किया। नेशन वाइड जो अपने कॉन्टैक्ट्स डेवलप हुए थे, जो अपने फ्रेंड्स थे, उनको बोला कि तुम्हारे यहाँ क्या रूल है, बच्चों का एडमिशन कराओ। तो ये 1 साल तक इस प्रोजेक्ट पे पूरा काम चला। जितना हो सकता था एडमिशन्स कराए, पढ़वाया, गवर्नमेंट के थ्रू, प्राइवेट के थ्रू, जैसे हुआ। फिर ये हो गया कि अपन बच्चों के लिए काम करते हैं, तो नहीं, फिर ये भी छोड़ा। देन आई शिफ्टेड टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ थी, एक टैबू जैसा कि आप कहीं भी जाते हो, अगर वो आ रहे हैं तो हम सबसे पहले बच्चों को छिपा लेते थे। हम कहीं भी जा रहे हैं तो हम कतराते थे, हम बचते थे। तो वो से ये तो गलत है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपको ये नहीं पता होता है कि आपको करना क्या है और कैसे करना है, बस ये पता होता है कि करना है तो कूद पड़ो और कर दो। तो कोशिश की उनसे बात करने की, फैमिलियर एटमॉस्फेयर बनाने की। जो NGOs थे, जो लोग थे, उनके साथ बात किया। उन्होंने भी उन्हें अपने प्रोग्राम्स में, इवेंट्स में कभी एज अ गेस्ट, कभी एज अ स्पेशल इन्वाइट करना शुरू किया। तो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर सोसाइटी में डेवलप होना स्टार्ट हुआ। देन 2 प्रपोजल बनाकर मैंने गवर्नमेंट ऑफ MP को भेजे थे। द फर्स्ट वन इज़ मेल और फीमेल दोनों बच्चों का प्रॉपर्टी में राइट होता है, द सेम वे ट्रांसजेंडर्स का भी होना चाहिए। एंड द सेकंड वन इज़, जैसे हम इलेक्शंस के टाइम पर रेशियो ऑफ मेल वोटिंग परसेंटेज, रेशियो ऑफ फीमेल वोटिंग परसेंटेज काउंट करते हैं, ऐसे ही उनका भी किया जाना चाहिए। तो लकीली एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है। प्रॉपर्टी में राइट MP ने दिया है, और शायद मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने ट्रांसजेंडर्स को प्रॉपर्टी में राइट दिया। और दूसरा प्रपोजल अभी अंडर प्रोसेस है, देखते हैं उस पर कब तक काम होगा। तो ये किया। अब ये हो गया कि ये ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करती है, तो वो भी छोड़ा। तो ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें, मतलब मुझे शायद ही कोई फील्ड ऐसी दिखती हो जहाँ पर मैंने, अगर थोड़ी सी बचकानी भाषा में कहें तो, कि अपनी टांग ना अड़ाई हो। सब कुछ किया, सब कुछ एक्सप्लोर किया, जितना हो सकता है जो मेरे सामने है। बस कोशिश ये रही कि मैं उससे मुंह फेर कर बाहर ना चली जाऊं। मैं ये ना कहूं कि कोई और आकर देख लेगा। मैं जहां हूं, जैसी हूं, जो मैं कर सकती हूं वो मैं करूं। उसका रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, सार्थक होगा, सफल होगा, नहीं होगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ अपनी भूमिका निभाने, अपनी कहानी में अपना किरदार निभाने तक का प्रयास करती रहती हूँ। और इसी प्रयास के कारण आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द ईयर 2021 उसकी टॉप 10 की लिस्ट में भारत में 3रे स्थान पर नाम आया था। इन सारी दुनिया की चीज़ों को करते हुए एक समय आया जब एक लक्ष्य जो आप बनाते हो कि मुझे अल्टीमेटली यहाँ पहुँचना है, मुझे ये करना है, वो जो बचपन से सिलेक्टेड था 2018 में, वो टूट गया। और उसके टूटने के बाद ये लगा, क्योंकि अगेन द थिंग कम्स ना, हमें हारना सिखाया नहीं जाता और हम खुद से हारना सीखते भी नहीं है। तो जब जीवन में इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स के बाद पहली हार मिली तो लगा कि दुनिया खत्म। सो आई ऑलवेज सेड, पेरेंट्स के साथ भी, बच्चों के साथ भी, कि हारना सीखो, हारना सीखो, हार को एक्सेप्ट करना सीखो और दोबारा से उठ के खड़े होना सीखो। मुझे उसमें बहुत टाइम लगा। वो जो टाइम मेरा गया उसको मैंने यूज़ किया, स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं या थोड़ा सा कह सकते हैं वो वाला लिटरेचर जो यूजुअली लोग नहीं पढ़ते हैं, उसको पढ़ने में। तो ये जो एक अनएक्सप्लोर्ड फील्ड थी अभी तक, कि हाँ अपन सिर्फ कहानियों में देखते हैं कि संत कैसे होते हैं, सन्यास क्या होता है, ये सब, उसको वहाँ सोलो ट्रैवलर बनकर देखा। अपन बैग पैक करके घर से निकल गए, अपन को नहीं पता कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो फिर एक ब्लॉगर वाली जो जर्नी थी वो वहाँ से जाकर शुरू हुई।
अगेन अ माइलस्टोन केम इनटू माय लाइफ। जब 2018 का मैंने बताया था कि सपना टूट गया और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, तब अ रे ऑफ होप केम। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सिविल सर्विसेज को क्रैक करना पड़ता है, UNHCR से एज अ सीनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट का जॉब ऑफर अपने पास आया। पोस्टिंग मिल रही थी सीरिया में, और सीरिया की कंडीशंस उस समय, लेबनान और सीरिया दो ही पोस्ट अवेलेबल थी। लेबनान वाज वेरी ड्रास्टिक, सीरिया वाज कंपैरेटिवली बेटर, बट घर वाले सीरिया के लिए भी नहीं मान रहे थे। जैसे तैसे उन्हें कन्विंस किया, क्योंकि UNHCR में डायरेक्ट बिना ICS क्रैक किए आपको लेकर जाना, मेरे ख्याल से शशि थरूर के बाद आई वाज ओनली वन हु गॉट दिस अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड। तो आई कन्विंस्ड, और जैसे ही अपन जाने वाले थे, जिस दिन अपने को पोस्टिंग पे वहाँ पहली ज्वाइनिंग देनी थी, मैं यहाँ से अपना बैग और सामान लेकर निकल चुकी हूँ, फ्लाइट आ चुकी है, और हमारे पास वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि इंडियन एम्बेसी वहाँ क्लोज हो गई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सुलेमानी पर अटैक कर दिया है। तो पूरा कन्विंस करना, और आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो कोलैबोरेशन था, यूनाइटेड नेशंस की जो साइन थी, वो सब वहीं के वहीं रखे रह गए। तो ये जॉब ऑफर जो इतने बड़े बड़े आते गए, दूरदर्शन पर लगातार 11 साल तक एंकरिंग और लगातार 8 साल तक बेस्ट एंकर का अवार्ड, AIR, और ये सारे जो वर्क एक्सपीरियंस थे, इन सब में जो रिकॉग्नाइजेशन था, उससे फैमिली वालों को ये सिक्योरिटी थी कि आप लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे, और उस सिक्योरिटी के कारण आपके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं था। जब नेशनल्स के लिए आपको बहुत सारी जगहों पर जाना पड़ता था, तब आपने ये देखा कि कहाँ का कैसा कल्चर है, कहाँ पर क्या है, किस स्टेट में। फिर जब सोलो ट्रैवलर के रूप में आपको जाने को मिला, तब आपने ये सारी चीज़ें उतने गहराई में जाकर देखी, जितनी गहराई में आप जब एक स्टेक होल्डर बनकर जाते हो तो नहीं देखते हो। वहाँ आपको लगी हुई गाड़ियाँ मिलती थी, आप एक अचीवर होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन आपको रिसीव करने और लेने आता था। बट बीइंग अ सोलो ट्रैवलर, आप वहाँ पर किसी के भी घर जा रहे हो, कहीं भी रुक रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और जब कोई प्रॉब्लम आती थी तो आप वो बता सकते थे कि इस स्टेट का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो मुझे मिला है। 2018 में ही मेरी पहली किताब आई थी मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से, दैट वाज अ कलेक्शन ऑफ पोइट्री, जिसको पूरे देश में और देश के बाहर, जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और थाईलैंड है, वहाँ रिकॉग्नाइजेशन मिला वहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू। उसमें जो पोइट्रीज थी, उनमें बहुत सारी ऐसी थी जो मुझे तो नहीं लगा था कि वो किस फील्ड में और किस के जीवन से कनेक्ट कर रही हैं, बट उन्होंने मुझे ये जो कहते हैं एप्रिसिएशन लेटर्स, उनमें बताया गया कि आपने वो बात कही है जो इन स्वामी जी ने, इन्होंने ऐसे यहाँ पर कही थी। तो कहीं ना कहीं लिंक्स जुड़ती गई, अपन उस फील्ड में पहुँच गए जहाँ जाने का कोई मन नहीं था, कुछ पता नहीं था, और अब ये स्थिति है कि सब कुछ देखने, सब कुछ समझने, सब कुछ जानने के बाद लगता है कि बहुत कुछ है जो बहुत बचा है, बहुत जानने के लिए। नहीं पता कि कितना इस जीवन काल में जान पाऊंगी। मध्य प्रदेश में 12 साल बाद स्टूडेंट के इलेक्शंस हुए थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, जो यूपी और JNU में बहुत पॉपुलर है, MP में बैन थी। व्हेन आई वाज इन फाइनल ईयर तो वो इलेक्शंस हुए, एंड आई वाज वेरी श्योर कि क्यों ही करना है इलेक्शंस, बढ़िया, मतलब वो एक होता है ना, आदत पड़ जाती है आपको नेता बनने की, तो बिना लड़े ही अपनी सब सुन रहे हैं तो इलेक्शंस क्यों लड़ना है। बट कॉलेज, फैमिली और सोसाइटी तीनों ने ऐसे बोला कि नहीं, लड़ लो। तो अपन ने वो इलेक्शंस फाइट किया बाकायदा, वो जैसे आइडियोलॉजिकल लड़ाइयाँ होती हैं वो देखी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कितनी चीज़ें हो सकती हैं उनको समझने की कोशिश की, पॉलिटिक्स, पार्टीज़ की इंटरनल डेमोक्रेसी, एक्सटर्नल डेमोक्रेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, उन सब का एक कॉम्बिनेशन था वो कालखंड जब आप ऑफिशियल छात्र नेता के रूप में थे। बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको करनी थी और आपके मॉरल्स उन्हें अलाउ नहीं कर रहे थे, तो उसके बीच में बैलेंस को बिठाना। आई वॉज द ओनली वन जिसकी इतनी ह्यूज विक्ट्री थी, 105 CRs के वोट थे, एंड मुझे 98 वोट मिले थे। जो वोट कटे थे वो सिर्फ वो थे जो मेरे अपोनेंट कैंडिडेट्स थे। तो अगेन ये सेलिब्रेशन का पॉइंट था, और मुझे लग रहा था कि इतना भरोसा कर रहे हैं लोग, अब तो सब सही करना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आ जाते थे जब बच्चे टीचर्स की कंप्लेंट लेकर आ रहे हैं, टीचर्स बच्चों की कंप्लेंट लेकर आ रहे हैं। अब आप ना टीचर्स के अगेंस्ट आ सकते हो ना बच्चों के अगेंस्ट आ सकते हो। एक मिडिल पाथ निकालना, बुद्धा बनना, वहाँ से सीखा। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट बीइंग बुद्धा और बीइंग बुद्धू। समटाइम यू हैव टू बी बुद्धू, समटाइम्स यू हैव टू बी बुद्धा। इट ओनली अबाउट
कि कैसे आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो और उसमें से सॉल्यूशन निकाल के दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। ये एक जर्नी थी जो अभी बहुत बाकी है, बहुत कुछ इसमें ऐड ऑन होना है, बहुत कुछ है जो मुझे सीखना है, बहुत कुछ है जो मैं बताना सिखाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये कितना लंबा चलेगा, कब तक चलेगा, क्या होगा, कैसे होगा। बस ये पता है कि जो भी चीज़ मेरे सामने आएगी, जो भी सिचुएशन मेरे सामने आएगी या जो भी काम मेरे हाथ में होगा, मैं उसे अपने 100% अपनी बेहतरी के साथ दूंगी। जिस भूमिका में जब होंगी उसे अपना सर्वश्रेष्ठ मानकर निभाऊंगी। और ये बात जितनी मेरे ऊपर लागू होती है उतनी ही आपके ऊपर भी लागू होती है कि आप सिर्फ काम करते जाइए, आपका नाम अपने आप आपके साथ चलता जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम की एक कोट थी कि जब लोग आपको फेसबुक की जगह गूगल पर सर्च करना शुरू कर दें कि समझो जीवन में कुछ तो अचीव किया है। तो आई हैव कम अ लॉन्ग वे, और वो सिर्फ अपने कारण, अपनी हिम्मत, अपने हौसले, अपने दम और अपने से बड़ों के आशीर्वाद और शुभकामनाओं के कारण। तो बस ये ही एक बात है जो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है कि अपना काम करते रहिए, नाम की चिंता मत कीजिए। नाम बहुत मिलेगा, प्यार बहुत मिलेगा, स्नेह बहुत मिलेगा, सम्मान बहुत मिलेगा। बस आपको अपनी भूमिका का निर्वहन करना है, वो करते रहें। धन्यवाद।